सुप्रभात बच्चों, पुनः आपके सामने फिजिक्स के पहले अध्याय मोशन के चैप्टर के साथ मैं मंटू कुमार बीएनएस देवी पब्लिक स्कूल का शिक्षक। मैं जो पिछली कक्षा में आपको जो प्रश्न दिया गया था मैं उसके उत्तर हल के साथ आगे बढ़ूंगा। जैसा कि आप लोगों को ध्यान में होगा कि मैंने आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को परिकलन करने के लिए, मापन के लिए कुछ प्रश्न दिए थे। एक एक करके उनके उत्तर को समझेंगे, जानने का प्रयास करेंगे और आप उम्मीद करते हैं इसका उत्तर हल जो आप लोग बना चुके हैं तो उससे मिलान करेंगे। जैसा कि पहला प्रश्न था कि एक सीढ़ीनुमा आकार में यदि 1 मीटर की दूरी दी गई है तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किस तरह हम लोग निकालेंगे। जैसा कि डिस्टेंस वास्तविक दूरी है और डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसका शॉर्टेस्ट दूरी होता है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए यदि यहाँ पे ए दिया हुआ इनिशियल पॉइंट और बी इसका फाइनल पॉइंट है और हम इसको यहाँ पे छोटा सा सी पॉइंट ले लेते हैं और हम केवल इसकी गणना करें, तो हम लोगों को यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट का हमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। बच्चों एक तरीका ये हो सकता है और हम लोग क्या करेंगे, इससे फिर पुनः मिलान करके हम लोग हर एक भाग का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। दूसरा तरीका क्या होगा, यदि हम यहाँ से एक लंबवत परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करें और उसको इस तरह मिलान करें और यहाँ पे एक पॉइंट भी दिया जाए तो आप देखोगे एक त्रिभुज के आकार का एक ट्रायंगल का ये शेप लेता है जहां पर हम फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का परिकलन कर सकते हैं। उत्तर समान होगा, यानी दोनों विधि से समान हमें आंसर मिलेगा। चलिए निकालते हैं। आप देख सकते हो बच्चों कि यहाँ पर जैसा कि मैंने पहले बताया एक तरीका ये, दूसरा तरीका। पहले हम इसका यदि ये 1 मीटर है और ये भी 1 मीटर है तो आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आपका जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक के 1 + 1 सिंपली 2 मीटर। चलिए बहुत आसान सी बात है ना। डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ, यानी विस्थापन की बात करते हैं। यदि मैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करूँ तो डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे किस तरह से होगा, ये फिर आप लोग पाइथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल करके इसको निकाल सकते हैं। क्या होगा इसमें, हम यहाँ पे बात करेंगे तो क्या होगा, ये होगा फॉर्मूला हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे सिंपली 1 + 1 हो जाएगा, ये √2 हो गया, यानी √2 मीटर। तो बच्चों देखो कि केवल यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है ये आपका 2 मीटर और ये √2 हुआ। अब क्या करोगे, ये 3 पार्ट में है, ये पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा है, 3 हिस्सों में है। तो एक विधि के अनुसार से हमारा टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यानी आप क्या करोगे, इस 2 मीटर में 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो गया 6 मीटर, यानी कि पूरी ए से बी तक की दूरी में हुई। वहीं डिस्प्लेसमेंट जो होगा तो इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो गया, 3√2 हो गया। ये भी एक विधि हो गया, एक विधि से निकल गया हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। और दूसरा विधि जो मैं बताया आपको वो क्या था कि मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बना दिया, एक पॉइंट लिया डी। अब देखो यहाँ से जो डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे वो तो वास्तविक दूरी है, 1 + 1 + 1 प्लस करके आप निकाल सकते हो, यानी कि टोटल हो जाएगा 6 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या है, देखिए यदि ये 1 मीटर है तो यानी यहाँ तक का दूरी ये भी 1 मीटर होगा, ये 1 मीटर है इसका मतलब ये भी 1 मीटर हुआ और ये 1 मीटर है तो ये 1 मीटर, इसका मतलब ये पूरा का पूरा यहाँ पे ये 3 मीटर हो गया। ठीक उसी तरह से ये 1 है यहाँ 1 होगा, फिर पुनः 1 यहाँ पर है ये भी 1 मीटर होगा और ये 1 मीटर है तो ये भी होगा, इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ तक भी 3 मीटर हो गया। इसका मतलब ये त्रिभुजाकार के रूप में ये आपका 3 मीटर, ये आपका 3 मीटर, हमको इसका परिकलन करना है AB का, जो कि डिस्प्लेसमेंट होगा। AB कितना होगा, फिर यहाँ पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे और पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों हम लोगों को, चलिए देखिए ध्यान से। यानी हम लोग को यदि AB निकालना है तो AB का फॉर्मूला क्या होगा, √, यानी कि कौन, यहाँ BD इस्तेमाल किए हैं, BD का स्क्वायर और यहाँ पे क्या लिए हैं AB, यानी AB का स्क्वायर होगा, यानी क्या हो गया यहाँ पर 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो मिला के क्या मिला हम लोग को 9 + 9, यानी कि √18। अब √18 को यदि आप इस वर्ग को तोड़ते हो तो क्या मिलेगा हम लोग को, इस वर्ग को तोड़ने तो सही तरीके देखा जाए तो 3 × 3 × 2 यानी कि 3√2 मिल जाएगा। देखो पहले विधि से क्या था 3√2, दूसरी विधि से क्या मिला 3√2, यानी चाहे दूसरी को भी विधि इस्तेमाल करें
विस्थापन का परिकलन समान आएगा। इस तरह से हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। तो पहला उत्तर उम्मीद करते हैं आप लोग ध्यान कर लिए होंगे। चलिए दूसरे प्रश्न पे आता हूं। दूसरा प्रश्न क्या था? दूसरे प्रश्न में एक सेमी सर्कल का इस्तेमाल किया था, अर्धवृत्त का इस्तेमाल किया गया था और उस अर्धवृत्त में हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की गणना करेंगे। चलिए तो देखा जाए। प्रश्न था हमारा कि एक अर्धवृत्त लिया गया था। एक अर्धवृत्त में उसका ये आपका एक्स वो सेंटर है, ये पॉइंट था और मैं बताया था कि केवल उस परिधि के रूप में उसका गमन हुआ, परिधि के रूप में उसने ट्रेवल किया था और यहाँ पर उसका वृत्त आपका 7 मीटर दिया हुआ था। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो पहला डिस्टेंस, जैसा कि आप जानते हैं ये एक सेमी सर्कल है और सेमी सर्कल में जो सर्कमफ्रेंस होता है हाफ सेमी सर्कल के लिए वो क्या होता है? पाई आर केवल होता है। ठीक है, पाई आर होता है। चलो आर कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है। तो पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 7 कैंसिल हो गया और कितना मिला हम लोग? तो डिस्टेंस हम लोग को मिला 22 मीटर। ठीक है, आगे डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट की बात की जाएगी कि आपको तुम जानते हैं वो क्या होता है? वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो स्टार्ट कहां किया था? ऑब्जेक्ट के ए से कहां तक पहुंचा? बी तक। तो ये उसका ये रास्ता था, ये उसका एक्चुअल पाथ था। इस एक्चुअल पाथ को हम लोग ध्यान नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। इसका मतलब हम इस सीधी रेखा पर ध्यान देंगे। ये जो सीधी रेखा ए से बी है जो कि सेंटर से होता हुआ जा रहा है तो क्या है? वो आपका r प्लस r यानी कि 2r होगा। यहाँ पे क्या करेंगे? डिस्प्लेसमेंट को हम लोग 2r लिखेंगे यानी 2 इंटू 7 यानी 40 मीटर। इस तरह से दूसरे प्रश्न का हल क्या हो गया? 22 मीटर और 40 मीटर। ये हमारा दूसरा प्रश्न हो गया। अब आते हैं तीसरे प्रश्न पे आता हूं। तीसरा प्रश्न क्या है हमारा? तीसरा प्रश्न है यदि कोई आयताकार के रूप में कोई बॉडी ट्रेवल करता है तो हम लोग उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किस तरह मालूम है? चलिए उसके लिए देख लेते हैं। उम्मीद करता हूं तो आप लोग इसको सॉल्व किए होंगे। चलिए बढ़ते हैं। तो इस विषय इस पार्ट के लिए इस क्वेश्चन के लिए बॉडी कहां स्टार्ट हुआ था? ए से स्टार्ट हुआ था और ये आयत के इन दो भुजाओं से गुजरता हुआ बी तक पहुंचा था। तो चूंकि आयत है इसको नापने के लिए हम यहाँ पे अपने से यहाँ पे पॉइंट्स ले लेते हैं। चलिए समझिए तो डिस्टेंस क्या हो गया यहाँ पर? तो डिस्टेंस इस चित्र के लिए इस प्रश्न के लिए हमका हो जाएगा AC प्लस CD। AC कितना है? तो आप सभी जानते हो कि आयत का जो सम्मुख भुजाएं होती है वो समान होती हैं। इसका मतलब क्या हो गया? ये आपका 7 हो जाएगा 7 मीटर और वो हो जाएगा आपका 10 मीटर। इस तरह से हमारा उत्तर हो गया 70 मीटर। देखा निकला? ये आपका डिस्टेंस का परिकलन हुआ। आइए डिस्प्लेसमेंट पे ध्यान दें। डिस्प्लेसमेंट जैसा कि बच्चों अभी पुनः बात करेंगे, इसके पीछे दो प्रश्नों का हमने हल किया था तो उम्मीद करते हैं आपको खुद इसका आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। मैं फिर बोलूंगा कि मैं इसके ए से बी के बिंदु को मिला दूं तो फिर ये एक हमारा एक हाइपोटेनस, एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनस की तरह ये काम करेगा और हम लोग फिर उसको पाइथागोरस थ्योरम के प्रयोग से निकाल सकते हैं। तो क्या होगा फिर यहाँ पर? डिस्प्लेसमेंट यानी यहाँ डिस्प्लेसमेंट होगा। फिर पुनः जो हमारा टीवी होगा वो अंडर रूट क्या होगा? AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब AC कितना है? 7 है यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस ये कितना है? 10 का स्क्वायर यानी कितना हो गया? ये होगा 49 प्लस 100 यानी कितना हो गया? ये हो गया अंडर रूट 149 मीटर। 149 मीटर के रूप में इसको हम लोग देख सकते हैं। तो आप चाहे तो इसको और भी इसको तोड़ करके हम निकाल सकते हैं, अन्यथा यहाँ भी आप उत्तर को छोड़ सकते हैं। तो कुल मिला के क्या हुआ? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो चलो फिर बोलूंगा कि विशेष रूप से आप तरीके को समझिए क्योंकि ये अंक जो है वो तो परिवर्तन परीक्षा में अलग भी हो सकता है। आपको तरीका समझना है किस तरीके से विधि से हम लोग इसका गणना करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बहुत सारे और प्रश्न आपके पुस्तक में होंगे एनसीईआरटी के, उनको आप जरूर करें। आगे बढ़ते हैं हम लोग और बढ़ने के पहले हम लोग फिर जो पिछले पार्ट में जो पढ़ा था एक बार मैं आपको दोहराना चाहूंगा
जैसा कि हम जानते हैं पढ़े थे मोशन, रेस्ट, रेफरेंस पॉइंट, पोजीशन, टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग पैसेज ऑफ टाइम के बारे में समझते हैं, रेफरेंस पॉइंट्स लेते हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्केलर, वेक्टर, इन सारे बिंदुओं पे हम लोग ध्यान देते हैं। इन्फॉर्मेशन, नॉन इन्फॉर्मेशन ये हमारा लास्ट टॉपिक था। आज हम लोग उससे आगे बढ़ते हुए आज हम लोग स्पीड यानी वेग के बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है स्पीड, उसको हिंदी में लोग कहते हैं वेग। जब भी कोई बॉडी, जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में स्थान का परिवर्तन करता है किस समय के रेस्पेक्ट में, तो हम कहते हैं क्या कि उसने दूरी तय किया। ठीक है, तो दूरी तय किया, बट वो दूरी तय करने का दर क्या था? व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन? मुझे आपसे पूछा जाए कि वो जो पोजीशन का जो परिवर्तन हुआ, चेंज हुआ, उसकी दर क्या थी? उस दर को हम किस तरह मापन करेंगे? उसके लिए हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है, वो टॉपिक है, वो है स्पीड। इसको हिंदी में लोग वेग भी कहते हैं। स्पीड, स्पीड का सर्वप्रथम हम लोग डेफिनेशन पे ध्यान देंगे। आप लोग बहुत बार सुने होंगे कि बहुत सारे कीर्तिमान स्थापित होते धावकों के लिए कि वो कुछ समय पे 100 मीटर की दूरी तय करेंगे। तो वो जो धावक का जो समय परिक्रम था, उसके स्पीड के बारे में बात की जाती है। जब आप क्रिकेट की कमेंट्री सुनते होंगे या आप देखते होंगे तो वहां बोला जाता होगा कि किसी बॉलर ने किसी वेग से बॉल को फेंका 150 किलोमीटर, 140 किलोमीटर, इस कुछ ऐसी डाटाएं आपको मिलती होगी। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बॉल को फेंका गया। तो क्या है ये सब? ये आप बता रहे हैं बॉल के फेंकने की गति। आप ट्रकों के पीछे आप देखते होंगे कि न्यूनतम सीमा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। ये न्यूनतम सीमा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, ये क्या है? रफ्तार शब्द क्या है? ये सब कुछ हमें गति के बारे में समझाता है, यानी हमारा स्पीड के बारे में बताता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन के बारे में बताता है। तो बच्चों हम ध्यान देते हैं स्पीड क्या है? व्हाट इज स्पीड? डेफिनेशन क्या होगा? इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ position. It is defined as rate of change of position with respect to time. Defined as rate of change of position with respect to time. अब इसको मैथमेटिकली समझने का प्रयास करते हैं, गणितीय विधि से। क्या है स्पीड का डेफिनेशन? क्या बोल रहा है? स्पीड का डेफिनेशन बोलता है स्पीड क्या है? चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। किसके संदर्भ में? किसके संदर्भ में? विद रेस्पेक्ट टू टाइम। आप पूछ सकते हो विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। ना अब ध्यान दो बच्चों, स्पीड को हम सिंबॉलिकली v से रिप्रेजेंट करेंगे। v से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। स्पीड क्या है? v कैसे? चेंज इन पोजीशन को मान लिया गया कि यदि हम लोग डेल x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो डेल x हो गया, और टाइम को हम लोग डेल t से रिप्रेजेंट करेंगे तो डेल t यहां लिखे हम लोग, तो v क्या हो गया? del x by del t, del x by del t, जो कि पोजीशन आपका मीटर में होता है और टाइम सेकंड में, तो हो गया मीटर पर सेकंड। हमारा यहाँ पर स्पीड का मात्रक क्या हो गया? स्पीड का यूनिट क्या हो गया? मीटर पर सेकंड। और डेफिनेशन के अनुसार इसका मैथमेटिकल प्रारूप जो हो गया वो क्या? del x by del t। मन में आपको शंका आ सकता है del x क्या है, तो फिर से आपको याद दिला दूं del x क्या होता है। मान लीजिए आपका x इनिशियल पोजीशन है जब टाइम आपका t1 था, जब टाइम t1 है उस तक का पोजीशन x1 है। तो यदि कोई बॉडी गमन करता हुआ फाइनल पोजीशन x तक पहुंचा तो टाइम t2 हुआ। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हम लोग del x बोलते हैं, यानी कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। और del t जो होगा वो उसी तरह से फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम होगा। यदि आप चाहो तो del x की जगह पर xx माइनस xi और del t की जगह पर t2 माइनस t1 भी लिख सकते हो। तो इस तरह से हमारे ये स्पीड है। और जो दिमाग में आएगा कि स्पीड के क्या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कुछ गुण, कुछ फीचर्स हैं क्या? यस, इसके भी हैं। जिस तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के थे उस तरह से स्पीड के भी हैं। तो स्पीड क्या, फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीड के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करें। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? जैसा कि स्पीड, जैसा मैंने कहा रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन है, तो इस रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन को आगे बढ़ाया जाए तो आप एक और बात को ऐड कर सकते हो, चाहो तो यहाँ पे ऐड करेंगे। तो क्या है
या उसके डेफिनेशन पे भी आ सकते हैं। तो क्या होगा, इसको हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं। स्पीड क्या है, पहला पढ़ सकते हो, पहला तो है कि ये इट इज और स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर बोलने से दिमाग में आती है क्या कि उसमें क्या होगा, केवल मैग्नीट्यूड होगा, कोई डायरेक्शन की बात नहीं है। दूसरा बात क्या है, इसको हम लोग एक और डेफिनेशन करते हैं। इट इज डिफाइंड एज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। हालांकि हम लोग चेंज ऑफ पोजीशन को लेकर डिस्कस किए थे, ये चेंज ऑफ पोजीशन का डिस्टेंस ही होता है, दो बिंदुओं के बीच की जो हम लोग कहेंगे वास्तविकता के साथ दूरी तय किया जाए, वो उसका आपका दूरी होगा, वो डिस्टेंस कहलाता है ना, एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल पाथ। चलिए अब दूसरा पॉइंट डेफिनेशन जो करेंगे हम उसका कि डिस्टेंस, स्पीड का डिस्टेंस पर टाइम भी डिस्कस करेंगे। तीसरी बात ये है, स्पीड, यदि कोई बॉडी मूव कर रहा है, यदि कोई बॉडी अपने स्थान को परिवर्तन कर रहा है, तो निश्चित ही उसका स्पीड जो होगा वो पॉजिटिव वैल्यू होगा, वो जीरो नहीं होगी। रुके हुए अवस्था में ही, यानी एट द स्टेट ऑफ रेस्ट ही स्पीड जीरो होगा, अन्यथा हमेशा कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। तो क्या लिखेंगे, इट्स वैल्यू मे बी जीरो और पॉजिटिव। जीरो किस लिए, रुके अवस्था के लिए, और पॉजिटिव किसके लिए, जब वो अपने स्थान को परिवर्तन कर रहा है। ठीक है, ये नेगेटिव नहीं होगा, इट कांट बी नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं है। तो स्पीड स्केलर है, डिस्टेंस पर टाइम है, ये जीरो और पॉजिटिव होता है। तीसरा, इसको डिनोट कैसे करते हैं, लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय v, यानी कि वेग ओवर स्पीड को v से डिनोट करते हैं। और अंतिम पॉइंट लिख सकते हो, वो क्या है, इट्स एसआई यूनिट, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकंड। इसका जो एसआई क्या है, वो मीटर पर सेकंड है। हालांकि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है, सेंटीमीटर पर सेकंड भी होता है, लेकिन उसका एसआई मात्रक, एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड ही है। ठीक है, तो ये आप लोग इसको ध्यान दें। चलिए, तो स्पीड के ये विभिन्न कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। यदि मैं इनके प्रकार पे जाऊं, तो जिस तरह से यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की तरह मैं बात किया था, ठीक उसी तरह से स्पीड को भी यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के रूप में भी देख सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वो है हमारा टाइप्स ऑफ स्पीड। टाइप्स ऑफ स्पीड, स्पीड के विभिन्न प्रकार के बारे में जानने का प्रयास। जब भी बच्चों आप लोगों को साइकिल या फिर रेगुलर कोई भी गाड़ी चलाने का मौका मिलता होगा, आज के समय आपको स्कूटी बहुत अधिक देखा गया बच्चे चलाते हैं, तो आप देखोगे कि वहां पर एक इंडिकेटर है, एक मीटर है, जो कुछ न कुछ बताता रहता है कि आप किस वेग से गाड़ी को चला रहे हो। तो आप देखोगे कि आपकी जो इंडिकेटर है कुछ ना कुछ उसमें इंडिकेट करता रहता है कि आप 20 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहे हैं, कि 40 है या 50 है। अभी तेज तो चलाना है नहीं हम लोगों को, अपने सीमा पे ध्यान रखना है, गति पे नियंत्रण रखना है, तो वहां पे इंडिकेट करता है। चलिए उस पर भी ध्यान देंगे, वो आखिर क्या इंडिकेट करता है, हम इस बिंदु से जानने का प्रयास करेंगे बच्चों कि आखिर वह मीटर किस स्पीड के बारे में बतलाता है। चलिए हम टॉपिक पे आते हैं, वो है हमारा टाइप्स ऑफ स्पीड। टाइप्स ऑफ स्पीड यानी वेग के प्रकार, वेग के प्रकार। तो पहला है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड को हम लोग कांस्टेंट स्पीड भी कह सकते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड को कांस्टेंट स्पीड भी कह सकते हैं। दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इस नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को हम लोग वेरिएबल स्पीड भी कह सकते हैं, वेरिएबल स्पीड कह सकते हैं। यहाँ पर स्पीड जो होता है वो परिवर्तन करता रहता है, जहां पर स्पीड के परिवर्तन के बारे में बात करें। तीसरा जो हमारा है वो है इंस्टेंटेनियस स्पीड, वो है इंस्टेंटेनियस स्पीड। और चौथा है वो है एवरेज स्पीड। ये चार स्पीड के बारे में कक्षा में मैंने आपके इस चैप्टर में पढ़ने की जिक्र की गई बात कही गई है। हम इन चारों पॉइंट को एक एक करके समझने का प्रयास करें।
चलिए जैसा कि डेफिनेशन बोल रहा है यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है। यूनिफॉर्म फिर से जिस तरह यूनिफॉर्म मोशन था उससे यूनिफॉर्म स्पीड हो सकता है। जैसा कि मैं लिखा उसको कांस्टेंट स्पीड कह सकते हैं। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, जब भी कोई वस्तु अपने गति के सीमा को, गति के वेग को बराबर अंतराल में बराबर रखे, मतलब क्या, यहाँ पे स्पीड का वैल्यू परिवर्तन ना करे, जहां वो चेंज ना हो, उसे क्या कहेंगे, उसे हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। यदि लिखा हुआ है कि बॉडी मूविंग विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर बराबर एंड इट इज मूविंग कंटिन्यूअसली विद द सेम स्पीड, यानी कि जब भी कोई बॉडी 40 किलोमीटर पर आवर की गति से जा रहा है, अपनी गति में परिवर्तन नहीं कर रहा है, अपने वेग में परिवर्तन नहीं कर रहा है, तो हम कह सकते हैं वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगा, जहां पे उसकी वेग जो है समान रहे, बराबर रहे, कहीं भी परिवर्तन ना करे, वो एक ही मैग्नीट्यूड से, एक ही वैल्यू से लगातार समय के साथ चलता जाए, बढ़ता जाए। नॉन यूनिफॉर्म क्या कहलाता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड वो है सकता कि आप जब चलते हो, वास्तविक में गति के बारे में बात करूं तो वेग जो होता है परिवर्तन करता रहता है। आप जब चलते हो, किसी राह में चलो तो कहीं तो हो सकता है कि आपको स्पीड ब्रेकर लगा हुआ हो, तो क्या होता है, आप गति क्या करते हो, धीमा करके उस स्पीड ब्रेकर को पार करते हो। कहीं भीड़ आ जाए रास्ते में तो क्या हम उसी 40 किलोमीटर पर आवर चलता रहेंगे कि अपनी गति को रोकेंगे नहीं, तो रुकेंगे, आप उसको धीमा करके फिर हम गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि हर बार अलग अलग स्पीड हमारा होता है, जहां अलग अलग स्पीड से आप गमन करते हो, अलग अलग आपका मैग्नीट्यूड होता है स्पीड का, तो उसे लोग क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म, उसे हम लोग नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। यहाँ स्पीड की मात्रा या स्पीड के रेस्पेक्टिव मैग्नीट्यूड वो क्या होगा, बदलता रहता है। बच्चों में आता हूं इंस्टेंटेनियस, इसके बारे में जिक्र करा था कि जब आपके व्हीकल में, आपके गाड़ी में, आपके स्कूटी में जो इंडिकेटर है स्पीड का, जो उसको हम कहते हैं स्पीडोमीटर, वो जो स्पीडोमीटर है वो क्या बतलाता है। यदि आप गाड़ी चला रहे हो, आपका कोई मित्र आपके पीछे बैठा होगा, आपकी गाड़ी के चाल को समझना है, जानना चाहता, आपसे पूछता है कि मित्र बताओ कि आपके गाड़ी का अभी वर्तमान चाल क्या है, आपका गति क्या है, स्पीड वेग क्या है, तो आप तुरंत उस इंडिकेटर को देख के बोलते हो कि 50 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी चल रही है। तो जिस क्षण, जिस समय, जिस पल आप जिस वेग के बारे में आप बताए अपने मित्र को, वो वेग उस समय का था, उस पल का था, हो सकता है उसके बाद वो आप बढ़ा भी सकते हो या घटा भी सकते हो। यानी कि इंस्टेंटेनियस स्पीड इंस्टेंटेनियस टाइम के लिए होता है, उसी इंस्टेंट टाइम के लिए होता है। डेफिनेशन क्या होगा, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट any instant of time is known as instantaneous speed। वो क्या कहलाएगा, instantaneous speed कहलाएगा, जो कि एक निश्चित समय के लिए होता है। बच्चों आगे आते हैं तो एवरेज स्पीड, मैं इस पे विशेष ध्यान देता हूं इस टॉपिक, क्योंकि ये तो आप समझ रहे थे और ये केवल गणना मात्र है, एक विशेष समय के बाद, लेकिन महत्वपूर्ण है एवरेज। और परीक्षा में बहुत बार इससे प्रश्न पूछा गया है, एवरेज स्पीड को ध्यान समझने का प्रयास करें, गणना भी करेंगे ठीक से, इनके विभिन्न जो फॉर्मूला है उसको जानने का प्रयास करें। एवरेज का मतलब क्या है, पहला बात जो मान ली एवरेज वर्ड कहाँ है, आप लोग जब रिजल्ट देते हो तो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट के रिजल्ट में आपसे पूछा जाता है कि आपको एवरेज मार्क्स क्या आया, तो क्या करते हो आप सभी, आप प्राप्त जो पूर्णांक आपका है सभी को जोड़ करके जितने भी सब्जेक्ट में आपने परीक्षा दिया उसको आप डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, मान लो 5 सब्जेक्ट में आपने परीक्षा दिया है, तो 5 सब्जेक्ट में 5 विषय में जो आपको अंक प्राप्त है, उन सभी अंकों को उस नंबर 5 से डिवाइड कर दो, जोड़ करके। एक एवरेज निकालने का तरीका जो कि आपको गणना करने सीखे भी होंगे मॉनिटरिंग। यहाँ पर एवरेज स्पीड क्या मतलब है, यदि हम यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में बात करेंगे तो यूनिफॉर्म स्पीड में स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो उसका एवरेज स्पीड का वैल्यू भी वही रहेगा। यूनिफॉर्म स्पीड में मान लीजिए आपका स्पीड कांस्टेंट है, 40 किलोमीटर पर आवर है, तो आप हर घंटे में 40 किलोमीटर चल रहे हो। आपने 5 घंटा में यदि आप लोग कह सकते हो कि 5 घंटे के लिए आप चले इसमें यूनिफॉर्म स्पीड में, तो निश्चित है कि हर अंतराल पे आपने कितना दूरी तय करेगा, कितना दूरी तय करोगे। मान लीजिए 0 है, 1 2
2 3 4 और 5 और मैंने कहा कि प्रत्येक घंटे में आपने 40 किलोमीटर तय किया है, हर घंटे में हम निश्चित रूप से कर सकते हो 40 × 5 यानी कि आप यहाँ पर 200 किलोमीटर तय करेंगे। और समय कितना लगा? तो टाइम लगा आपको 5 आवर्स। तो आपको बोला जाएगा स्पीड कितना हो गया, आप आसानी से निकाल सकते हो कि 200 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा? तो 40 किलोमीटर मिलेगा। ये स्पीड आप देख सकते हो, यहां देख सकते हो कि 40 किलोमीटर। तो पहले एवरेज की आवश्यकता क्यों पड़ी, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूं। पहले बात कि यूनिफॉर्मिटी करना है तो सेम, यानी कि आप निश्चित रूप से कह सकते हो कि आसान है, बहुत आसान काम है। लेकिन जब कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म से चल रहा हो, यानी किसी घंटे में 20 किलोमीटर प्रति घंटा, किसी में 40। आप ट्रेन में सफर करते हो, आप देखोगे कभी ट्रेन की गति कभी बहुत तीव्र रहती है, कभी बहुत धीमा चल रहा होता है, चाहे वो जिस तरह का भी कमर कसा। तो हो सकता है कि यहाँ पर यदि हम नॉन यूनिफॉर्म को ध्यान में रखते हुए एवरेज को स्पीड को निकालना परिकलन करना चाहें तो क्या मिलेगा? एवरेज स्पीड को टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। यहाँ पर स्पीड को हम लोग कुछ भी यहाँ पर उसका वैल्यू से हम लोग निकाल नहीं पाएंगे। मतलब क्या करना पड़ेगा? हमें टोटल डिस्टेंस ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए नॉन यूनिफॉर्म के लिए एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। बच्चों इसका फॉर्मूला को लिख देते हैं कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है। और खास करके मैं फिर से बोलूंगा किसके लिए था ये था आपके नॉन यूनिफॉर्म के लिए। ये नॉन यूनिफॉर्म यदि बॉडी मोशन कर रहा है उसके लिए बात कर रहा हूं। तो क्या कहोगे? एवरेज स्पीड का जो मुख्य रूप से क्या होगा? ये होगा टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। यानी कि आपका किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में आपने कितना दूरी तय किया, चाहे आपका वेग जिस वैल्यू का जिस मैग्नीट्यूड का हो, आपने अलग अलग वेग से आपने गमन किया हो, लेकिन आपका दूरी तो निश्चित होगा ना कि आपने एक से दूसरे बिंदु तक कितना दूरी तय किया, और टाइम भी निश्चित होगा। तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए हम लोग औसत एवरेज, औसत वेग, औसत स्पीड को निकाल सकते हैं टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन के फॉर्मूला से। चलिए इसके अलग अलग न्यूमेरिकल कांसेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं और उसके जो फॉर्मूलास हैं उस पे मैं आपको ले जाता हूं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा ये क्या है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं एवरेज स्पीड की गणना के लिए। एवरेज क्या होता है? तो एवरेज स्पीड को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे गणितीय विधि से और इसके विभिन्न फॉर्मूला को निकालने का प्रयास करेंगे। चलिए सबसे पहला कि हम सभी जानते हैं कि मुख्य रूप से तो जो बात है संदर्भ क्या है वो है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। ये बात समझो। इसका मतलब क्या? मान लिया जाए मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैं इसको केसेस में समझता हूं, केसेस, ठीक है। एक और दे रहा हूं, यानी पहला केस है इसमें जहां पर डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ हो, डिस्टेंस एंड टाइम आर गिवन। जहां पर डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है तब हम लोग इसका कैसे परिणाम आप लोगों के सही ऐसा केस की मतलब क्या? कभी ऐसा हो सकता है डिस्टेंस ना दिया हो, कभी ऐसा हो सकता है कि टाइम ना दिया हो, तब कैसे निकालेंगे? इसलिए मैं बता रहा हूं केसेस में। तो मान लो कि यहां से यहां तक में ये पॉइंट आपका ये है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। डिस्टेंस ए से बी का डिस्टेंस x1 है, बी से यहां पर x2 है। वेग नहीं दिया हुआ है, स्पीड नहीं दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, t1 है, यहां से t2 दिया हुआ है। तो एवरेज स्पीड यानी v ए वी ऐसा लिख सकते हैं एवरेज के लिए, या फिर v माथा पे एक बार दे दो। ये दो तरीका से बहुत से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वी ए वी यानी एवरेज स्पीड, या v के माथे पे सिंगल लाइन डॉट के बाद, तो ये भी एवरेज स्पीड ही है। ये कितना होगा? ये होगा x1, टोटल डिस्टेंस कितना है? तो x1 प्लस x2 बाय t1 प्लस t2, t1 प्लस t2। तो क्या हो गया? x1 प्लस x2 बाय t1 प्लस t2। और मिनट क्या होगा? मिनट तो मीटर पर सेकंड ही होगा, मीटर पर सेकंड ही होगा। इस तरह से हमारा पहला फॉर्मूला मिल गया एवरेज स्पीड का, होगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। जो ध्यान देना, मैंने बोला पहला कैसे ये, यानी कि जब डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है, यानी कि दूरी और समय दिया हुआ हो,
उस समय हम लोग इस फॉर्मूला के माध्यम से हम लोग एवरेज स्पीड को निकाल सकते हैं। चलिए केस 2 क्या था? केस 2 में मान लो यहां पर डिस्टेंस ना दिया हो और आपको यहां स्पीड मिल गया, मतलब ये डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, स्पीड दे दिया है। तो आपने क्या वहां पे यहाँ V1 पहला स्पीड और V2 ये दूसरा स्पीड है। A से B V1 से T1 समय के लिए, B to C V2 से T2 समय के लिए। तो इसके संदर्भ में हमारा एवरेज स्पीड क्या होगा? क्या चीज नहीं अवेलेबल है? हमारे पास डिस्टेंस नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? डिस्टेंस का परिकलन यानी कि हमको निकालना पड़ेगा। यानी कि हमको पहले यहां से यहां तक का x1 निकालना पड़ेगा, यहां से यहां का x2 निकालना पड़ेगा। अब हम सभी जानते हैं बच्चों कि डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड इनटू टाइम होता है। क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। यानी कि यहां पे क्या हो जाएगा? हम इसको निकालेंगे। हम पहले समझ लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड इनटू टाइम होता है। आप लोग पढ़े हो फिर आप पहले नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं कि पहला जो x1 है वो क्या हो जाएगा? हो जाएगा V1 इंटू T1, जिसको हम लोग V1 T1 लिख सकते हैं। ठीक उसी तरह से हमारा x2 क्या हो जाएगा? x2 हो जाएगा V2 इंटू T2, जिसको हम लोग V2 T2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आप देखिए हमारा V1 T1 जो हो गया वो आपका x1 हो गया और V2 इंटू T2 क्या x2 हो गया। यानी हम यदि इस पहले वाले फॉर्मूला में या उसके जगह पर हम उसको पुट कर दें, हमारे पास दूसरा जो फॉर्मूला हो जाएगा इसकी जगह पे पुट किया जाए तो क्या मिलेगा? क्योंकि x दिया नहीं था तो क्या मिलेगा? V1 T1 प्लस V2 T2 डिवाइड बाय T1 प्लस T2। हमारा ये दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा का एवरेज स्पीड का, और इसके जगह पर हम लोग इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। किसके लिए? एवरेज स्पीड को निकालने के लिए। ठीक है, एवरेज स्पीड निकालने का दूसरा फॉर्मूला हो गया हमारा V1 T1 प्लस V2 T2 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2। और चूंकि यूनिट टू मीटर पर सेकंड है, यानी आप इस फॉर्मूला में भी आप यूनिट मीटर पर सेकंड के रूप में रख सकते हो। ये हमारा दूसरा केस हो गया। बच्चों आगे तीसरे केस में, तीसरा केस क्या है? चलिए, प्रथम में डिस्टेंस टाइम दिया हुआ था, दूसरा में स्पीड टाइम दिया हुआ है, तीसरा में आपका टाइम नहीं दिया हुआ है, यानी कि स्पीड और डिस्टेंस दिया हुआ हो, तब हम किस तरह निकालेंगे? स्पीड एंड डिस्टेंस आर गिवन, यानी कि आपका स्पीड और डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम नहीं दिया हुआ है। कह सकते हैं A से B का दूरी x1 और ये x2 है, ये V1 से और यहाँ V2 से गमन किया, तब हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे इसको निकालने के लिए। बच्चों फॉर्मूला तो मुख्य रूप से जो पहला है वही रहेगा, हम लोग उसी पे ध्यान देंगे। लेकिन फिर से बात करता हूँ कि आपसे क्या चीज कमी है यहाँ पर इस फॉर्मूला में। अब दिए हुए केस के अनुसार से हमारे पास टाइम नहीं दिया हुआ है, टाइम स्पीड और डिस्टेंस टाइम नहीं दिया हुआ है, क्या करना पड़ेगा? हमको T1 निकालना पड़ेगा A से B के लिए। तो T1 क्या है? चलो बच्चों ध्यान दो, फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगा। हम सभी जानते हैं कि स्पीड जो होता है वो होता है डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड जो होता है डिस्टेंस बाय टाइम। इसका मतलब ये हो गया V, मान लो इसको x मान लो, इसको मान लो T। तो क्या चीज निकालना है? टाइम निकालना है। तो T क्या हो जाएगा? T को इधर ले आओ तो हो जाएगा x बाय v। देखो ध्यान से, आपको T निकालना था, T में इधर ले आया, v इधर लेकर क्या हो गया? x बाय v। टाइम को निकालने का तरीका हो गया डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी कि पहला T1 जो है तो क्या होगा? x1 बाय v1, और इसके लिए T2 क्या हो जाएगा? x2 बाय v2। यानी हम लोग को टाइम मिल गया। अब टाइम मिल चुका है, हम लोग फिर से पुनः उसी फॉर्मूला पे जाएंगे जो मुख्य फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। तो उस फॉर्मूला में हम जाएंगे, हमारे पास नया फॉर्मूला क्या मिल जाएगा एवरेज स्पीड का? तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो होगा
ये मुख्य फॉर्मूला था। इसलिए आइए x1 तो है हमारे पास, t1 की जगह पर हम लोग x1 बाय d1 लिखेंगे और t2 की जगह पर लिखेंगे हम लोग x2 बाय d2। तो इस तरह से v एवरेज का हमारे पास एक नया फॉर्मूला मिल जाएगा। हम लोग इस फॉर्मूला को याद रखेंगे और हम लोग इसको निकाल सकते। ये तीसरा फॉर्मूला। इस तरह बच्चों हम लोग एवरेज स्पीड के 3 फॉर्मूला पे हम लोग ध्यान दिए और समझने का प्रयास किए। तो चलिए आगे बढ़ते हुए, पार्ट को आगे बढ़ाते हुए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो है वेलोसिटी। इसको हिंदी में कहते हैं संवेग, यानी कि स्पीड आपका वेग है, वेलोसिटी आपका संवेग है। वेलोसिटी क्या होता है? यदि मैं स्पीड के संदर्भ में वेलोसिटी को डिफाइन करना चाहूं तो हम कह सकते हैं स्पीड हैविंग डायरेक्शन, स्पीड हैविंग डायरेक्शन, स्पीड हैविंग डायरेक्शन is known as यानी कि वैसा वेग जिसमें दिशा निर्धारित हो, ऐसा वेग जहां पर दिशा संबंधित हो, क्लियर हो, हम इसे क्या कहेंगे? वेलोसिटी कहेंगे। अब इसकी डेफिनेशन पे आते हैं, इसकी परिभाषा पे आते हैं। वेलोसिटी क्या है? लिख सकते हो, it is defined as rate of change of position with respect to time, in a given direction, और पर्टिकुलर डायरेक्शन। गिवन डायरेक्शन बोल सकते हैं, आप पर्टिकुलर डायरेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों क्या मिला हमारे पास? डेफिनेशन क्या मिला? तो वेलोसिटी क्या है? इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन और इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? अब ध्यान दीजिएगा, मैथमेटिकली इसको समझने का प्रयास करेंगे। क्या कि वेलोसिटी में स्पीड तो है और साथ में डायरेक्शन भी है, और डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में याद करें वो क्या था? डिस्प्लेसमेंट। तो क्या था? डिस्प्लेसमेंट। तो इसको हम लोग सिंपल तरीका से एक और डेफिनेशन की ओर जा सकते हैं और उसका नाम, उसको हम लोग किस तरह लिखेंगे इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज लिख सकते हैं लोग, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज displacement per unit time. It also defined as displacement per unit time. यानी कि हम 3 तरीके से इसके परिभाषा को समझने का प्रयास करें। पहला स्पीड हैविंग डायरेक्शन, दूसरा रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, और तीसरा डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ये तीनों ही किसको बता रहा है? वेलोसिटी को, यानी कि संवेग को, यानी कि जहां पर डायरेक्शन के बारे में भी बात कही है। चलिए इसको गणितीय रूप समझने का प्रयास करते हैं, मैथमेटिकली समझने का प्रयास करते हैं कि वेलोसिटी को हम किस तरह निकाल सकते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? बच्चों साथ में चलेंगे, आप लोग इसको नोट भी करने चले जाएंगे ताकि आपका एक नोट भी बड़ी बातें तैयार हो जाएगा। क्योंकि परीक्षा के समय जब पुनरावृत्ति करोगे, रिवाइज करोगे, उस समय ये नोट्स आपको काफी मदद करेगा कि हमारा ये टॉपिक चैप्टर क्या है और उसको याद करने के लिए, समझने के लिए आपको सहायक रहेगा। तो देखिए वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी क्या है? राइट डाउन लिखें। वेलोसिटी क्या हो गया? चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन इसमें इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, चेंज पोजीशन इन पर्टिकुलर डायरेक्शन डिवाइड बाय क्या? चेंज इन टाइम, बाय चेंज इन टाइम। चलिए अब देखिए ये चेंज पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू यूनिट डायरेक्शन, उसी को हम लोग कहेंगे क्या कहते हैं? इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये क्या कहते हैं?
ये डिस्प्लेसमेंट है, और चेंज इन टाइम को हम लोग टाइम इंटरवल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? टाइम इंटरवल कह सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये फॉर्मूला हो गया वेलोसिटी का। वेलोसिटी को हम लोग सिंबॉलिकली v और माथे पे एरो देकर के इसको हम लोग समझा सकते हैं। तो क्या मिला हमको? फिलहाल v जो है वो क्या हो गया? चेंज इन पोजीशन, मतलब डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर, और चेंज इन टाइम है। तो इस तरह से हमारा ये एक मैथमेटिकली हम लोग इसको गणना कर सकते हैं कि वेलोसिटी क्या है। जहां तक यूनिट की बात है तो इसका भी यूनिट स्पीड के यूनिट की जैसा मीटर पर सेकंड है। जो यूनिट आपका स्पीड का था, वेग का था, वही यूनिट आपका वेलोसिटी यानी इसका वेग का भी है, मीटर पर सेकंड। चलिए इसके गुणों के बारे में चर्चा करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक के बारे में चर्चा करते हैं कि आखिर वेलोसिटी का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेलोसिटी। जैसा कि बच्चों आप देख रहे हो, मैंने बात कहा किया इसमें कि वेलोसिटी में क्या है? मैग्नीट्यूड है और साथ में डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड है और साथ में डायरेक्शन भी है। तो जहां मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है वो कैसा राशि कहलाता है? वह सदिश राशि कहलाता है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। यानी इसका पहला ही पॉइंट ये बात करूं कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, तो टॉपिक हमारा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेलोसिटी के बारे में बात करें तो पहला ही पॉइंट क्या होगा? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा बात करें तो क्या मिलेगा? इट इज डिस्प्लेसमेंट। इट इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट पर टाइम के रूप में देख सकते हैं, मैथमेटिकल रूप में। तीसरा, इट इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट करते हैं किससे? डिनोट करते हैं हम लोग v से, और माथे पे एक एरो वेक्टर साइन। चौथा, इट्स SI यूनिट इज मीटर पर सेकंड। सेकंड क्या है? मीटर पर सेकंड है। और अंतिम पॉइंट कह सकते हो क्या कि चूंकि मैं बोल रहा हूं वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मैग्नीट्यूड जीरो भी होगा, पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा। तो इस सर्कल को यहां पर ऐड कर सकते हैं। क्या लिखेंगे? इट्स वैल्यू कैन बी नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। यानी हम देख सकते हैं इस तरह से वेलोसिटी हमारा जो है उसकी ये मुख्य रूप से ये 5 बिंदु हैं, 5 कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो यहाँ पर ये वेक्टर होने के साथ साथ हम कह सकते हैं इसका मुख्य रूप से ये वैल्यू समझना होगा कि ये पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। तो जो इस तरह से हम जान पाए कि आखिर वेलोसिटी क्या है। अब आपको मैं जानना चाहता हूँ, ध्यान दीजिए, स्पीड और वेलोसिटी में यदि कोई डिफरेंस की बात की जाए तो आप किस तरह डिफरेंशिएट करोगे? तो बहुत आसान तरीका से, जिस तरह से मैंने स्पीड की कैरेक्टरिस्टिक को लिखा था और यहां मैंने आपको वेलोसिटी की कैरेक्टरिस्टिक को दिया है, उन दोनों का तुलना करके उन दोनों के अंतर को स्पष्ट कर सकते हो। कुछ इस तरह से, जैसे स्पीड क्या है, आप पिछले पार्ट में बताए गए पार्ट को देखिए तो मिलेगा। तो स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। याद रखिए, S फॉर स्पीड, S फॉर स्केलर। देखो S फॉर स्पीड, S फॉर स्केलर। V फॉर वेलोसिटी, V फॉर वेक्टर। तो स्पीड स्केलर है और वेलोसिटी वेक्टर है। ये पहली बात होगी। दूसरी डेफिनेशन के रूप में स्पीड डिस्टेंस पर यूनिट टाइम है और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम है। इस पे आप ध्यान दीजिए कि उसका यूनिट दोनों का समान है, मीटर पर सेकंड। तो उसको अंतर में नहीं लिख सकते हो, वो अंतर में उसका नहीं आएगा। तो दो अंतर तो आपके यहां मिल गया। तीसरा जो अंतर है वो लिख सकते हो क्या कि स्पीड जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है या जीरो हो सकता है किसी स्पेसिफिक जहां पर वो मोशन नहीं करता, गति ना करे। लेकिन वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, जैसा कि आप देख रहे हो नेगेटिव भी है। तो इस तरह से हम दोनों को क्या कर सकते हैं? अंतर भी स्पष्ट कर सकते हैं, उसके डिफरेंस को भी लिख सकते हैं। ये आपका
एक क्वेश्चन भी बनता है और आप लोग इसको आसानी से इसको लिख सकते हैं। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं और थोड़ा एक एग्जांपल से स्पीड और वेलोसिटी में दोनों में अंतर को एक छोटे से एग्जांपल समझने का मैं प्रयास करूंगा। जैसे बच्चों आप ध्यान दोगे, मान लो मैं आपसे पूछूं, ध्यान देना कि कोई बॉडी एक सर्कल में घूम रहा है, एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, या आपका अंतिम टॉपिक के लिए मैं इसको समझाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि मान लीजिए कोई बॉडी जो है सर्कल के पाथ में घूम रहा है और इस सर्कुलर पाथ में, इस वृत्ताकार के पाथ में यदि उसका स्पीड, मान लीजिए उसका जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर है। ध्यान दोगे, यदि कोई ऑब्जेक्ट का स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर का है और वो इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस में घूम रहा है और आपसे कोई पूछे कि आप बताइए कि क्या इसमें स्पीड और वेलोसिटी है, तो आप आसानी से बोल सकते हो स्पीड तो 40 किलोमीटर है, तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया। वेलोसिटी क्या बताती है और वेलोसिटी क्या परिवर्तन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपको यहां भी ध्यान देना होगा। आपसे पूछा जाए कि क्या यहां पर स्पीड और वेलोसिटी में कौन सा राशि परिवर्तन कर रहा है, तो मैंने जैसे लिखा है कि 40 किलोमीटर पर आवर, तो आप कह सकते हो कि स्पीड तो आपका 40 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन वेलोसिटी के बारे में बच्चे जान देना, वेलोसिटी भी 40 किलोमीटर पर आवर ही है, लेकिन अंतर क्या है? अंतर है कि उसका डायरेक्शन हर एक बिंदु में परिवर्तन कर रहा है, हर एक पॉइंट पे उसका डायरेक्शन बदल रहा है और डायरेक्शन के बदलने के कारण, हम कहेंगे कि वेलोसिटी भी बदल रहा है। अब आपके मन में पंखा का प्रश्न आएगा, सर डायरेक्शन कैसे निकालना है? तो कभी भी डायरेक्शन को निकालने के लिए टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है इस वृत्ताकार के। यदि आप टेंजेंट को ड्रॉ करते हो तो आपको मिलेगा उसका डायरेक्शन, यानी कि मैग्नीट्यूड स्पीड का 40 किलोमीटर पर आवर है और वेलोसिटी का भी यहां पर 40 किलोमीटर पर आवर है। तो देखो यहां पर कि स्पीड का जो मानक वैल्यू है वो केवल मैग्नीट्यूड है, वो 40 किलोमीटर पर आवर। वही वेलोसिटी का भी मैग्नीट्यूड 40 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। डायरेक्शन इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। कंटिन्यूअसली चेंजिंग 40 किलोमीटर पर आवर ठीक है, लेकिन हर जो वृत्ताकार है और उसमें हर एक पॉइंट डायरेक्शन बदलता है, इसलिए यहां पर उसका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है और वेलोसिटी बदल रहा है। तो बच्चों आप समझ सकते हो कि वेलोसिटी किस तरह से स्पीड से अलग है, पृथक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके टाइप्स के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। इसका टाइप्स क्या है? यदि मैं टाइप्स के बारे में बात करूं, टाइप्स क्या है, तो पता चलेगा कि जिस तरह से स्पीड के जो टाइप्स थे वो कहीं ना कहीं वेलोसिटी के भी टाइप्स हो सकते हैं, सेम उसी तरह से यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी। यानी जो स्पीड का प्रकार था वो कुछ उसी तरह से वेलोसिटी का भी प्रकार होगा, सेम हम लोग उसको उसी तरह से देख भी सकते हैं और परिभाषा बिल्कुल भी समझने का प्रयास करेंगे तो सेम तरह का परिभाषा भी मिलेगा। अंतर केवल क्या जुड़ेगा बच्चों? मुख्य रूप से जो अंतर स्पीड और वेलोसिटी में है वही अंतर वो आपके स्पीड के जो डिफरेंट टाइप्स है और वेलोसिटी के डिफरेंट टाइप्स में वो क्या है? डायरेक्शन। चलिए टाइप्स ऑफ वेलोसिटी के बारे में हम चर्चा करते हैं। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी क्या बच्चों? पहला है आपका वो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वो क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तीसरा क्या है? इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। और चौथा क्या होगा? वो होगा
ठीक है, एवरेज वेलोसिटी। अब चलिए एक डिफाइन करने का प्रयास करते हैं। यूनिफॉर्म टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम टेकन की बात की जाएगी यहाँ पर, यानी कि उसी के संदर्भ में समझने का प्रयास करेंगे। पहला चीज यूनिफॉर्मिटी क्या है? वेलोसिटी यूनिफॉर्म मतलब जब भी कोई बॉडी एक स्पेसिफिक मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी से मूव करता है, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करता है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन पर्टिकुलर डायरेक्शन रिमेन्स सेम, रिमेन्स कांस्टेंट। Rate of change of position with respect to time in a particular direction remains same, remains constant. Then that velocity is known as uniform velocity. तो हम क्या कहेंगे उसको? Uniform velocity कहेंगे। और जहां पर ये वेरिएबल होगा, क्या velocity चेंज करेगा with respect to time, तो हम क्या कहेंगे? उसको नॉन यूनिफॉर्म कहेंगे। याद है बच्चों, इस नॉन यूनिफॉर्मिटी के लिए, यानी कि वेलोसिटी को चेंज होने के लिए दो चीज चेंज हो सकता है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। यानी मैग्नीट्यूड के चेंज करने से नॉन यूनिफॉर्म है, साथ में डायरेक्शन की चेंज करने के रेस्पेक्ट में भी नॉन यूनिफॉर्मिटी के बारे में बात की जाती है। इंस्टेंटेनियस, ठीक उसी तरह जैसा स्पीड था, किसी भी क्षण मींस वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम गिव्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आते हैं एवरेज पे, लास्ट पॉइंट। एवरेज क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। याद बच्चों, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन इज टेकन एज एवरेज वेलोसिटी। यदि बात करूं कोई बॉडी u वेलोसिटी से जा रहा है और कुछ समय के बाद v वेलोसिटी को एक्वायर किया, तब उस समय यदि हम एवरेज वेलोसिटी का परिकलन करें, याद रहे ये कैसा हो, उसका रेट कांस्टेंट हो, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट रहा, यूनिफॉर्मली हम कह सकते हैं कि चेंज हो रहा है, उस समय हमारा एवरेज वेलोसिटी का जो फार्मूला होगा VAV का, यानी एवरेज वेलोसिटी का जो फार्मूला होगा वो हो जाएगा u प्लस v बाय AV। आपका एक फार्मूला है, उसके हेल्प से आप निकाल सकते हो एवरेज वेलोसिटी। तो बच्चों हम देखें यहाँ पर कि एवरेज वेलोसिटी क्या है, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी क्या है, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं बच्चों कि आपको आज के द्वारा बताया या आज जो पाठ्यक्रम में जो जितने भी वीडियो पे हमने चर्चा किया वो सब आपको समझ में आया होगा। एक बार पुनः हम चाहेंगे एक बार रिकॉल कर लें कि आज हम लोग किस किस बिंदुओं पे पाठ किया। जैसा कि शुरुआत से देखा गया है, हम समझे मोशन क्या था, कि हम लोग जो आज स्टार्ट किए वो था स्पीड से। स्पीड क्या है, स्पीड के विभिन्न प्रकार क्या है, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी के विभिन्न प्रकार क्या है, और उनके संदर्भ में हर एक वर्ड हम लोग डिस्कस। मैं कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूं, उम्मीद करते हैं आप लोग उस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से बनाने का प्रयास करेंगे, उत्तर देने का प्रयास करेंगे, और जब हम लोग पुनः आपसे मिलेंगे तो उन सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग फिर से एक बार आपके साथ मिलकर के हम लोग यहाँ पर उसका हल करने का प्रयास करेंगे। चलिए बच्चों हम देखते हैं अभी जो बिंदुओं पर हम लोग डिस्कशन किए थे पाठ के संदर्भ में स्पीड और वेलोसिटी, उससे मैं आपको दो क्वेश्चन एज अ होमवर्क आपको मैं गृह कार्य के रूप में दे रहा हूं। आप देखिए दोनों प्रश्नों को तो समझने का प्रयास करें। द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। इफ द ट्रिप टुक 8 आवर, यानी कि आपका पहला इकाई में 2000 और बाद में 2400 किलोमीटर का गणना दिखा रहा है कौन, ओडोमीटर। अब दिमाग बच्चा दिमाग बात में कैसा, ओडोमीटर क्या है, तो ओडोमीटर आप देखिएगा आपके व्हीकल में एक इकाई का जो कि डिस्टेंस कितना आपका चला गाड़ी, उसको वो हर समय बताता रहता है, ठीक है। तो आपके स्पीडोमीटर के साथ एक और कड़ी जुड़ी रहती है, वो है ओडोमीटर, जो कि डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ उसको आपको गणना करके बताता है। तो मान लीजिए शुरुआती में 2000 था, बाद में 2400 किलोमीटर हो गया और उसको पूरा दूरी तय करने में 8 घंटा लगा है, तो एवरेज स्पीड निकालो कार का किलोमीटर पर आवर में और मीटर पर सेकंड में, यानी कि किलोमीटर पर आवर में निकालना है, साथ में मीटर पर सेकंड में उसको कन्वर्ट करना है, उसको बदलना है, तो ये आपको करना है। तो ये जो किलोमीटर पर आवर है मीटर पर सेकंड में आप लोग पहले कक्षा में पढ़े होंगे इसको, तो आप इसको कर सकते हैं, आपके होमवर्क है। दूसरे प्रश्न देखिए, उषा स्विम्स इन अ 900 मीटर लॉन्ग पूल। एक पुल है जो कि
90 मीटर का कूद है, 90 मीटर का है। सी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट। इन 1 मिनट, 1 मिनट में आपको क्या कर 180 मीटर वो दूरी तय कर रही है। बताया क्या जा रहा है, बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड बैक अलोंग द सेम पाथ, उसी पाथ को यानी जिस रास्ते से वो गई उसी रास्ते से वापस आई, ऐसा कुछ है। तो आपको क्या गणना करना है, आपको गणना करना है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी मूसा के द्वारा इस स्विमिंग में, इस पूल में जो स्विम किए हैं उसके द्वारा आपको गणना करना है कि उसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या है। तो उम्मीद करते बच्चों कि आप इन प्रश्नों को हल करेंगे, साथ में इसके जैसे विभिन्न प्रश्न आपके एनसीईआरटी की बुक में मिलेगा, वो भी अभी तक बताए गए पाठ के संदर्भ में आप उन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ में आज आपसे विदा लेता हूं। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का पाठ्यक्रम समझ में आया होगा। अगले क्लास में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे और एक्सेलरेशन और उसके संबंध और विभिन्न जो टॉपिक हैं इस चैप्टर में, मोशन में, उसको डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए